नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भई एक और पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 14 लेकर मैं अंकित गंगवार आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। बढ़िया तरीके से हम लोग इस क्लास को करेंगे। इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से आप लोग सभी लोग इस क्लास को देख लीजिएगा। मैंने इस क्लास को मेरे भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग कुछ टेक्निकल इश्यू फेस कर रहे हैं लाइव क्लास करने में। बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये फिक्स हो जाए और बहुत जल्द हम इसको फिक्स कर लेंगे। फिर आपको क्लासेस जो हैं वो लाइव देखने को मिलने लगेंगी। ठीक है मेरे भाई? तो जैसे ही ये इश्यू फिक्स होगा मैं तुरंत आपको जो है अपडेट कर दूँगा कि क्लास आपकी लाइव होंगी। फिलहाल अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो ये क्लास मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपको 8 बजे के टाइम मिल जाएगी। ठीक है? चलिए। तो शुरू करते हैं भाई। कुछ सेट नंबर हमारा ये होने वाला है 14 और बढ़िया तरीके से हम इसमें 25 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, करिए आंसर। तो आप नोटिस करेंगे भाई पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आंसर करिएगा जरा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड। प्रोवाइड के बाद लगा रखा है द नेसेसिटीज यानी कि आवश्यकताएं। अब प्रोवाइड वर्ब का ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन रखिए, फिर यहाँ पे हर फैमिली रखिए। मैं आपको बता दूं जो आवश्यकताएं होती हैं वो फैमिली की होती हैं, तो यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, नेसेसिटीज के साथ टू आएगा। प्रोवाइड द नेसेसिटीज टू हर फैमिली होता है, ना कि ऑफ। तो मेरे भाई यहाँ टू केवल इसी ऑप्शन में दे रखा है, यानी मेरा आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जरा बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। मतलब आपको सीधे सीधे उसने बोल भी दिया कि भाई मैंने आर्टिकल में गलती कर रखी है, आप वो आर्टिकल मुझे बता दो जो मैंने इसमें गलत लगा रखा है। तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। अब मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर मैंने एन आर्टिकल लगाया तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके बाद मुझे तुरंत काउंटेबल नाउन चाहिए, और वो भी सिंगुलर। काउंटेबल नाउन चाहिए, वो भी सिंगुलर। लेकिन आप मुझे देखकर बताओ ये इंटेलेक्चुअल तो एडजेक्टिव है, चलो मान लिया। फिर यहाँ पे एंड क्या लगा रखा है, आपका कंजंक्शन लगा रखा है, तो ये सेम सेम चीज़ों को जोड़ेगा। तो यहाँ पे आपने इंटेलेक्चुअल लगाया, एंड के तुरंत बाद भी मोरल एडजेक्टिव आ गया। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ये इतनी चीज़ अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी ये इतनी पूरी चीज़। और अगर ये इतनी चीज़ एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी तो मेरे भाई आर्टिकल जो है ये एन, ये किसके लिए आया है, सॉलिडेरिटी के लिए। और इसका मतलब होता है मेरे भाई एकजुटता, जो लोग एकजुट होकर रहते हैं उसके लिए होता है, यानी एकता के सेंस में आप इसको बात कर सकते हैं, यूनिटी के सेंस में। तो मेरे भाई ये तो अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मैंने बताया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आता है, इनके साथ आर्टिकल आपको लगाना पड़ता है द। तो मेरे भाई द आर्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एन लगा रखा है जो कि अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के सामने थर्ड क्वेश्चन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। आप वीडियो रोककर आंसर कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए द स्टडी ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है जो एक तरीके से मुद्रा होती है, उनका सिक्के का जो अध्ययन करने वाला होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मेरे भाई उस व्यक्ति को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहते हैं उसको, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। यानी आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं कोरियो रूट वर्ड डांस के लिए आता है, तो ये डांस सिखाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। कार्टो रूट वर्ड मैप के लिए आता है, मैप के लिए आता है, तो मैप बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मैप बनाना कार्टोग्राफी, डांस सिखाना कोरियोग्राफी। और मेरे भाई इंफॉर्मेटिक्स का मतलब होता है जो सूचना विज्ञान होता है उसके लिए कहते हैं हम इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो आई होप कि सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे बढ़िया तरीके से। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है।
और मैंने आपको एक बात कही थी, कभी भी एग्जामिनर गलत स्पेलिंग पूछे सही पूछे, आपको सही वाली ढूंढनी है और ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। चलो देखो, अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कंट्रीब्यूशन की स्पेलिंग अपने आप में ठीक दे रखी है, मिस कैलकुलेशन अपने आप में ठीक स्पेलिंग है, मीडिएशन अपने आप में ठीक स्पेलिंग है। तो भाई मुझसे तो गलत पूछी ना, तो गलत पूछी तो जो बच गया वही मेरा आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्योंकि एफिशिएंट में यहां आप देखोगे तो सिंगल एफ बना रखा है, बट असल में एफिशिएंट की स्पेलिंग में क्या बनता है, डबल एफ बनता है, ठीक है, डबल एफ बनता है ऐसे करके, एफिशिएंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो डबल एफ बनता है, यहाँ एग्जामिनर ने सिंगल बना के दिया है, तो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, करिए जरा आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, यानी वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होता है जो उसकी लाइफ में बहुत बुरी होती हैं, मतलब वो चीज़ें जो उसकी लाइफ को हार्म कर रही होती हैं, दुख पहुंचा रही होती हैं, परेशानी क्रिएट कर रही होती हैं, तो वो बुरी चीज़ों को देखता है बस अपनी लाइफ में, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। देखना, अगर कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट है तो वो पॉजिटिव चीजों को देखेगा, और अगर पेसिमिस्ट है तो निगेटिव चीजों को देखेगा। तो यहां पे वर्स एक्सपेक्ट बोला, यानी कि वो निगेटिव चीजों को देखने की बात कर रहा है, तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखो, एल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी होता है, वो व्यक्ति जो थोड़ा सा काइंड है, जेनरस है, वो व्यक्ति, ठीक है। और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी वो व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। तो लवर ऑफ मैनकाइंड क्या हो जाएगा मेरे भाई, लवर ऑफ मैनकाइंड हो जाएगा आपका फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। बाकी मैंने ये वर्ड आपको तोड़ तोड़ के भी पढ़ा रखे हैं, सारे के सारे रूट वर्ड्स के लेवल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बताना है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा कि मैंने आपको 10 सेकंड में इन क्वेश्चंस के आंसर करना बताया है, तो आप आराम से कर पाएंगे। भाई एक बात बताओ, आपसे मैंने कहा था कि कभी भी मॉडल वर्ब का पैसिव आएगा तो वो मॉडल वर्ब आंसर में होनी चाहिए, यहां तो नहीं दिख रही, यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है, बाकी सारी जगह दिख रही है, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरी चीज आप नोटिस करो, बिल के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, और मुझे पैसिव में भी फ्यूचर का इंडेफिनिट चाहिए। अब आप नोटिस करोगे यहां दे रखा है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर भी ये चीज दे रखी है, देखो, लेकिन यहां नहीं दे रखी, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आप ध्यान से देखना, कह रहा है अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब यहां पे ये बात तो ठीक है कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लेक्चर दिया गया, लेकिन आप नोटिस करो इसके अंदर जो ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, बल्कि इसको तो गायब कर दिया इस ऑप्शन में। तो मेरे भाई ये चीज गलत हो जाएगी, आंसर आपका होगा जो बचा हमारा थर्ड ऑप्शन वो। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन आंसर हो सकता था, लेकिन इसके साथ में अगर बाय हिम देता तो एग्जामिनर ने इसको गायब कर दिया, इसी वजह से आंसर नहीं हुआ, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 करो जरा आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए भाई। देखो, पैराजंबल का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कभी भी पैराजंबल का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको इन स्टेटमेंट्स पे नहीं भागना है, डायरेक्ट इनको नहीं पढ़ना, पहले आप ऑप्शन को देख लो। तो मेरे भाई अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो या तो आपका आंसर ए से शुरू होगा, बी से हो सकता है और सी से हो सकता है। आंसर आपका तीनों में से अगर आप नोटिस करोगे तो ए बी सी, यानी आंसर तीनों से शुरू हो सकता है। और अगर आंसर तीनों से शुरू हो सकता है तो बस मेरे भाई एक पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर आंसर तीनों से शुरू हो सकता है तो बस आपको केवल इंट्रोडक्शन बनाना है, बस केवल, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढना है आपको स्टेटमेंट का, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मुझे जरा देखकर बताओ, अगर आपको इस स्ट्रक्चर बनाना है, आपको कौन सा वाला, इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं आप किसी चीज की बात करेंगे, यानी किसी चीज के नाम की बात करेंगे, तो यहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो ढूंढो भाई, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे कह रहा है दैट्स वाई, तो दैट्स वाई के बाद तो हम इसलिए बोलते ना, तो इसलिए, दैट्स वाई का मतलब होता है तो इसलिए। तो इससे पहले जरूर मेरे भाई सिल्की के बारे में कोई ना कोई बात हो रखी होगी, यानी आंसर ए से नहीं शुरू हो सकता।
अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे कह रहा है ब्यूटीफुली फ्रेम नाइस सिल्की रेदर देन थिक एंड वाटरी। तो मेरे भाई यहाँ पर तो हम उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने लगे, हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट चाहिए, और यहाँ पर तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे कि भाई वो सख्त होता है, अच्छा होता है और थोड़ा सा सिल्की भी होता है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं है, पहले हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट चाहिए। इसका मतलब आंसर बी से भी शुरू नहीं होगा। अब जब आंसर ए से नहीं हो सकता, बी से नहीं हो सकता, तो मेरे भाई केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है सी वाला, तो आंसर मेरा सी से ही शुरू होगा। और यहाँ पे बात सिल्की थिक डबल आइसक्रीम की ही बात हो रही है। देखो ये देखो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और इसी के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। तो यही तो है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो बस केवल आपको यही देखना था। अब इसी से आपका आंसर शुरू हो रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन सी से शुरू है, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है भाई। अब मैं देखो आपको एक आइडियल टाइम बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को करने का आइडियल टाइम था मात्र 10 सेकंड, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना था। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्टेप्स को लगाने में अभी गड़बड़ कर रहे हैं। स्टेप्स को लगाना अच्छे से सीखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई। सिनोनियम बताना है, बताओ बुली वर्ड का सिनोनियम क्या होगा। देखो बुली का मतलब होता है जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, यानी कि किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना, तो उसे बुली करना कहा जाता है। अब इसका सिनोनियम पूछ रहा है। देखो प्लग का मतलब होता है जोतना, तो भाई ये तो फील्ड के सेंस में आ गया, खेती किसानी के, आंसर नहीं बनेगा। ऑक्सन का मतलब होता है, ये बैल का प्लूरल होता है, आपको याद होगा इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, ऑक्स, और ये ऑक्सन इसका प्लूरल फॉर्म होता है, तो ये बैल का मीनिंग करेगा, बैल का। ठीक है, बैल का मीनिंग करेगा। अच्छा, कॉडल वर्ड दे रखा है, ऑपरेसर दे रखा है, तो देखो आंसर होगा ऑपरेसर। ठीक है, क्योंकि ऑपरेस एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, परेशान करना। ठीक है, तो यहां पे ओ आर लगा के उसका डूअर बना दिया, तो मेरे भाई ये ऑपरेसर हो जाएगा, ऑपरेसर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बाकी कॉडल का मतलब अगर हम बात करें तो ये होता है लाड़ प्यार करना, किसी से लाड़ प्यार करना। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ जरा क्या होगा आंसर। थैंकफुल का सिनोनियम बताना है, थैंकफुल का सिनोनियम बताना है भाई। ऑप्शन आपको दे रखे हैं अनग्रेटफुल, एफर्मेशन, ऑब्लिजाइट, और मेरे भाई आपको ऑब्सक्योर दे रखा है। देखो अनग्रेटफुल का मतलब होता है जब आप किसी चीज के प्रति थैंकफुल नहीं होते, तो मेरे भाई ये तो एंटोनियम हो गया, आंसर नहीं बनेगा। एफर्मेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के समर्थन में होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑब्लिजाइट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है थैंकफुल, इसका मतलब होता है थैंकफुल। बाकी ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जब चीजें अनक्लियर होती हैं, वेग होती हैं। ठीक है, उसके लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। कल भी हमने एक होमोफोन का क्वेश्चन देखा था, आपको ध्यान होगा, उसमें आया था देयर के लिए। ठीक है, देयर के लिए आया था। आज भी एक होमोफोन का ही क्वेश्चन है, बस आपको यहां पे ये बताना है कि इन चारों में से क्या आएगा। अब मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आपको इन चारों वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए तब भी आ जाएगा आंसर, और एक मेरे भाई अगर आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर तब भी आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, कह रहा है राम वेंट टू, और फिर कह रहा है मेरे भाई एन आइसक्रीम, असल में वांट टू होना चाहिए था यहाँ पे, राम खरीदना चाहता है एक आइसक्रीम, ऐसे करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस प्रिंट होगा, चेक कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये जो टू है ये मेरे भाई इन्फिनेटिव है, और आप जानते हैं जब टू इन्फिनेटिव होता है तो भाई टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तभी तो फुल इन्फिनेटिव बनता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तभी तो फुल इन्फिनेटिव बनता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई वर्ब मुझे केवल ये नजर आ रही है, ये, और बाकी अगर हम बात करें तो भाई आइसक्रीम को खरीदने की ही बात होगी, आइसक्रीम को बाय नहीं बोला जाएगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। बाय मतलब ये ग्रीटिंग्स टाइप की हो गई, किसी पर्सन के लिए ग्रीटिंग्स हो गई है, तो आंसर आपका फिलहाल क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ये वाली बाय प्रेपोजिशन है, जानते हो आप सभी लोग, और ये वाली जो एक का वर्ड दे रखा है बायरे, ये वो जगह होती है जहां पे आपकी मेरे भाई काव रहती हैं, यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हो गौशाला। ठीक है, तो वो जगह जहां पे गाय रहती हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, बायरे बोलते हैं, बायर बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बाय हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो, तो आशा करता हूं कि ये चारों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए। देखो
कह रहा है डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। ध्यान से समझना, अगर मैं मेरे भाई मैं बात करूं ब्रॉट अबाउट, तो फ्रेजल वर्ब आपकी दो होती हैं। ध्यान से समझिएगा, ब्रॉट जो है ये ब्रिंग वर्ब की फॉर्म है, तो इसके साथ दो फ्रेजल वर्ब बनती हैं। एक तो मेरे भाई ब्रिंग अबाउट बनती है, और एक अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ब्रिंग के ही साथ में एक फ्रेजल वर्ब बनती है ब्रिंग आउट। अब ध्यान से समझना, जब भी आप ब्रिंग आउट बोलेंगे तो इसका मीनिंग निकल के आएगा टू पब्लिसाइज, टू पब्लिसाइज, यानी किसी चीज को मेरे भाई पब्लिश करना, किसी चीज को क्या करना, पब्लिश करना। तो ब्रिंग अबाउट नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर सिन्हा ने बुक पब्लिश की है किस चीज पर, सोशल इंपैक्ट पर। किस चीज के, चाइल्ड लेबर के। तो मेरे भाई यहां पर जो है बुक को पब्लिश करने का सेंस है, तो यहां पे जो फ्रेजल वर्ब आपने ब्रॉट अबाउट लगा रखी है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में किसी चीज की हैपनिंग को दिखाती है, कॉज टू हैपन, यानी किसी चीज के होने के कारण को। हमें यहाँ पे ये वाली फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आउट लगाना पड़ेगा, तब जाकर मीनिंग हमारा ठीक बनेगा। तो आंसर हमारा किस पार्ट में हो जाएगा भाई, तो आप नोटिस करेंगे ये आपका रहा आंसर थर्ड पार्ट में। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, करो भाई आंसर। तो आप नोटिस करोगे बैक्सिस, यानी ये आपको दे रखी है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के दे रखा है, ईएस लगा के, बल्कि क्योंकि वर्ब होती है आपकी वैक्स, वैक्स का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे अगर हम बात करें तो वैक्सेस कर रखा है यानी ईएस लगा रखा है, तो ये अपने आप में क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो इसके पैसिव के लिए मुझे इज आर एम चाहिए आंसर के अंदर। यहां तो बींग लगा रखा है तो ये तो कॉन्टिन्यूस का हो गया, आंसर नहीं बनेगा। यहां वैक्सेस ही लगा रखा है, आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसिव के लिए चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहां तो नहीं दे रखा। अच्छा यहां पर आप देखोगे तो एम दे रखा है, और मेरे भाई यहां पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप यहां देखोगे तो कह रहा है हिज बिहेवियर। अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी, आपको याद होगा, यहां पैसिव तो दे रखा है ठीक है, लेकिन आप नोटिस करो एक चीज, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे भाई जो सब्जेक्ट आपका यहां होगा वो सेम सब्जेक्ट आपके आंसर का नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मेरे भाई फोर्थ ऑप्शन में तो एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, हिज बिहेवियर को ही सब्जेक्ट बना दिया, तो ये चीज गलत हो जाएगी, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए भाई। इसमें आपको स्पेलिंग एरर बताना है, इसमें आपको उस सेंटेंस को चुनना है जिसमें स्पेलिंग एरर है। तो भाई शुरू करो। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो मेरे भाई आपको क्या देखना है, आपको अपनी रफ्तार रखनी है चीते सी, और मेरे भाई नजर रखनी है बाज जैसी। आप तुरंत देखोगे तो जल्दी जल्दी से देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत दे रखी है, क्योंकि भाई एकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल एम बनता है, और ये सारी स्पेलिंग्स मैंने बहुत बहुत बार बताई हुई हैं आपको। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एम बनता है, बट यहां सिंगल बना के दे दिया, तो यही तो गलती है। बाकी आप देखो अक्यूरेंस में डबल सी और डबल आर की पहचान होती है, ठीक दे रखी है। इक्लिप्स भी बिल्कुल ठीक दे रखा है, ग्रहण के लिए आता है। अगर यहाँ पे देखो एड्रेस्ड की स्पेलिंग भी ठीक है, पैरेलल में बिल्कुल डबल एल बनता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी बिल्कुल ठीक है, डेलीगेट्स भी ठीक लिखा हुआ है, सारी चीजें ठीक हैं। केवल जो गड़बड़ यहाँ पे दे रखी थी वो केवल एकोमोडेशन की स्पेलिंग में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेबर वर्ड का सिनोनियम बताना है भाई। लेबर वर्ड का सिनोनियम बताना है, बताइए। मैश होगा, टोइल होगा, डेलियंस होगा, या रिलैक्सेशन होगा। देखो रिलैक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज में मिलने वाली छूट, अगर आपको किसी चीज में थोड़ी बहुत छूट मिल गई तो वो रिलैक्सेशन है। टोइल का मतलब होता है मेरे भाई परिश्रम, मेहनत, और लेबर वर्ड का मतलब भी होता है परिश्रम, मेहनत। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि हमसे सिनोनियम पूछ रहा है। अच्छा मेस वर्ड का मतलब होता है किसी से टकराना, कहते हैं ना भाई मेरे साथ मैसअप मत हो, मैस करने का मतलब होता है टकराने के सेंस में, जब कोई व्यक्ति किसी से टकराता है। और दूसरी अगर हम बात करें मेरे भाई, ये जाल के सेंस में भी होता है, ट्रैप के सेंस में, उसको भी ध्यान रखना। बाकी डेलियंस का मतलब होता है कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप, ये आता है डेलियंस का मीनिंग। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15।
ये आपका क्वेश्चन आपको दे रखा है, सीधे सीधे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए जरा। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। करेक्ट टू द जर्नल पब्लिक, विलियम was best known for crusader for peace and as an admired critic about social, political and ethical subjects। ये आपका क्वेश्चन है। इंप्रूव करने वाला भाग ये आपका दे रखा है, इस भाग को इंप्रूव करना है। तो भाई अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर आपसे कह रहा है फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, जब भी क्रिटिक की बात होगी यानी जब आप किसी चीज पे अपना व्यू रख रहे होंगे तो मेरे भाई आप याद रखना, जब भी आप अबाउट वगैरह एडमायर करने की बात करते हैं तो वो ऑन समथिंग होता है। तो एडमायर्ड क्रिटिक, ठीक है, एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट नहीं होगा, ऑन समथिंग होगा। तो भाई ऑन व्हाट, सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स। तो क्रिटिक के साथ में ऑन दिखाई देना चाहिए। यहां बाय दे रखा है, आंसर नहीं बनेगा। यहां अबाउट अबाउट दे रखा है, आंसर नहीं बनेगा। आंसर बनेगा केवल आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, क्रिटिक ऑन होगा। ठीक है ना, फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक ऑन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। इसका आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जीरियस, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड द वोल फ्रॉम द डोर। अब देखो अंडरलाइन का आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। आपकी ईडियम है ये, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। बताइए भाई, कीप द वोल फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है कि जो आपके अंदर भूख का भेड़िया बैठा हुआ है, यानी जब आपको भूख लगती है तो आपके जो अंदर भूख का भेड़िया अंदर से एकदम जागता है, उसको खुद से दूर रखना, उसको दरवाजे से दूर रखना। यानी आपको भूख तो लग रही है लेकिन आप मेरे भाई उस भूख को अवॉइड कर रहे हैं कि भाई अभी खाना नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। भूख लग रही है आपको, तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं, कीप द बॉल फ्रॉम द डोर करते हैं। तो मेरे भाई ये ईडियम का इसका जो मीनिंग आता है वो अवॉइड स्टारवेशन आता है। स्टारवेशन का मतलब होता है ये भूख के सेंस में होता है आपका। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कीप द बॉल फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है, भूख को अवॉइड करना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एंटोनियम बताना है इंटायर वर्ड का। देखो इंटायर के लिए अगर मैं सबसे इजी वर्ड आपको बताऊं तो वो होता है होल। इसका मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। तो इसका आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनियम। तो भाई इंटायर का मतलब तो पूरा हो गया ना, तो ये तो कंप्लीट का सेंस देगा। अब इसका मुझसे एंटोनियम पूछ रहा है तो इनकम्प्लीट हो जाएगा राइट आंसर। इनकम्प्लीट का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो इसमें आपके वर्ड्स दे रखे हैं, इनग्रेस दे रखा है, आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे इनग्रेस वर्ड आपको दे रखा है। और अगर हम बात करें अनडिवाइडेड दे रखा है, थोरो दे रखा है। देखो अगर बात करें इंटायर का एग्जैक्ट सिनोनियम थोरो हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है कंप्लीट। बहुत अच्छी तरीके से जब आप डीप स्टडी करते हैं तो वो थोरो स्टडी कहलाती है, आपने सुना होगा। इनग्रेस का मतलब होता है किसी के मामले में मेडल करना। मेडल करने का मतलब क्या होता है, किसी के मामले में इंटरफेयर करना, तो वो इंग्रेस करना कहलाता है। इंग्रेस हो गया, मेडल हो गया, ठीक है, ये चीजें। अनडिवाइडेड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, अविभाज्य हिंदी में आप इसको कहते हैं। तो आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे, बताइए। तो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, ठीक है, इस वाले भाग को इंप्रूव करना है। फिर आगे कह रहा है योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स। तो अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस, वैसे कायदे में हमें यहां नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पे मेरे भाई आप मुझे इतना बताओ कि आपका सेंटेंस कौन सा यूज हुआ है। तो आप कहेंगे भैया लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो मेरे भाई इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए या नहीं। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, बट इसके अंदर तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर नोटिस देखोगे तो मेरे भाई यहां पे क्या किया, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, मतलब सब्जेक्ट बाद में कर दिया और उससे पहले ये चीजें रख दी, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें यू वर्क हार्ड होगा। वर्क यहां पे नाउन वगैरह का काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। ये यहां पे वर्ब का काम कर रहा है और ये हार्ड इसके लिए एडवर्ब का काम करेगा। तो यू वर्क हार्ड होगा मेरे भाई। तो यहां पे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कहां पे दे रखा है भाई, देख के बताओ जरा।
ठीक है, तो हार्ड यू वर्क, हाँ बिल्कुल हार्ड यू वर्क भी बोल सकते हैं, ये चीज भी ठीक हो जाएगी। तो हार्ड यू वर्क, ठीक है, वर्क यू डू हार्ड नहीं, हार्डली यू वर्क नहीं, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरे भाई हार्ड यू वर्क होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, हार्ड यू वर्क इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 का बताओ भाई क्या आंसर होगा। इसमें आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है, डे एंड नाइट। इसका मतलब क्या होता है? डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन रात। जब कोई व्यक्ति दिन रात काम कर रहा हो ना, बिल्कुल लगा हुआ हो किसी काम में, तो हम उसके लिए बोल देते हैं ईडियम में डे नाइट। अब डे नाइट का मतलब होता है अराउंड द क्लॉक। इसके लिए क्या मतलब आता है मेरे भाई? अराउंड द क्लॉक इसका मीनिंग निकलता है, जिसका मतलब होता है भाई आप समय के साथ साथ चल रहे हैं, आपको ये मतलब ही नहीं है कि समय कितना हो गया, बस डे नाइट लगे पड़े हैं, दिन रात लगे पड़े हैं अपनी सक्सेस के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, अराउंड द क्लॉक इसका मीनिंग होता है डे एंड नाइट ईडियम का। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसके बाद फिर हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे। चलिए भाई बताइए, अपोजिट वर्ड बताना है आपको डिस्करेज का। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं डिस्करेज का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना। भाई कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, बहुत ज्यादा इंकरेज्ड था उस चीज को लेके, लेकिन आपने उसका क्या कर दिया? उत्साह गिरा दिया। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को मेरे भाई डीमोरलाइज कर दिया, यानी उसके उत्साह को आपने कम कर दिया, तो मेरे भाई उसी को कहा जाता है डिस्करेज करना। अब इसका अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे अपोजिट अगर आप देखोगे तो इसका सबसे बेहतरीन जो अपोजिट बनेगा वो मेरे भाई अपने आप में बनेगा इंस्पायर। ध्यान से समझना क्यों। देखो एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, तो ये तो ऊर्जा के सेंस में हो गया, एनर्जी के सेंस में हो गया, बट अब यहाँ पे हतोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमने व्यक्ति को हतोत्साहित कर दिया और एक तरफ हमने व्यक्ति को कुछ करने के लिए इंस्पायर कर दिया। इंस्पायर करने का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मेरे भाई थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, तो उसी सेंस में तो आंसर आएगा इंस्पायर, मोटिवेट, इनकरेज, ये सारे वर्ड्स। तो आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। हालांकि क्लोज्ड ऑप्शन थे तो हो सकता है कई सारे बच्चों ने सेकंड ऑप्शन भी लगा दिया हो, बट वो गलत हो जाएगा। बाकी एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। इसका मतलब क्या होता है? निराश होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। चलिए अब ये आप लोगों के सामने भाई क्लोज टेस्ट है आज का, जरा करिए इसका आंसर। अब क्लोज टेस्ट में 4 स्टेप जो सिखाई हैं, आशा करता हूं कि उनको लगाना आप जानते होंगे बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट की जो लाइनें हैं, आप 2 से 4 लाइन पढ़ लीजिए और आप ये पता कीजिए कि क्लोज टेस्ट किस चीज पर बेस्ड है। तो आप ध्यान से देखिए, कह रहा है आई हैव रिकरिंग ड्रीम, ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है आई हैव रिकरिंग ड्रीम, एक्चुअली आई हैव अ फ्यू, वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी, I had rather not get into it, but the dash pertinent one is about college. It is the end of the semester, and I suddenly that there is a class I forgot to attend ever, and now I have sit to the for final exam. I woke up and panic. ये बात है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा इन 3 लाइनों में अगर मैं बताऊं, तो मैं इनमें इतना समझा कि यहां पर एक आई नाम के पर्सन की बात हो रही है, यानी आई प्रोनाउन है, तो यहां पे मैं इसको अपने ही ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, आप अपने ऊपर ले लीजिएगा, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं इसको। तो अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे कह रहा है कि भाई मैं एक सपना मैंने देखा, और उस सपने में मैं देख रहा था, वैसे सपने कम ही देखता हूं क्योंकि जो मेरी बॉडी है, वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी, तो उनमें से कुछ डिसमेंबरिंग था मेरी बॉडी के लिए। फिर कह रहा है आई हैड रेदर नॉट गेट इनटू इट, मैं वैसे उनमें अक्सर जाता नहीं हूं, बट पर्टिनेंट इज वन अबाउट कॉलेज, लेकिन उनमें से एक जो था वो स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो वो मेरे कॉलेज के बारे में था। इसमें क्या था भाई? फिर उसने आगे बता रखा है इट इज द एंड ऑफ द सेमिस्टर, मतलब सेमिस्टर खत्म होने वाला था, एंड आई सडनली, और मुझे अचानक से पता चला दैट देयर इज अ क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड, कि भाई क्लास लेना तो मैं भूल ही गया था, एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, और मुझे अब जो था वो फाइनल एग्जाम में बैठना था। आई वेक अप पैनिक्ड, मैं उठा और पैनिक कर गया। पैनिक करने का मतलब होता है जब आप एकदम से मेरे को चौंक जाएं, एकदम से चौंक जाना, वो पैनिक करना होता है। माई जीपीए इन पैरल, और मैं मेरे भाई उस समय अपने आप को कैसा महसूस कर रहा था? जैसे मैं खतरे में हूं, उसमें महसूस कर रहा था।
हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मतलब मैं इस पे थोड़ा सा अपने आप को परेशान हुआ और मैंने ये अपने आप में इमेजिन किया, हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं ये कैसे कर सकता हूं, वाई डू आई सो, और मैंने ये क्यों किया, डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को इतना डिससेटिस्फाई तो नहीं कर सकता भाई स्वयं को, देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ डिकेड, फिर मुझे याद आया कि मैं तो पिछले 10 साल से कॉलेज गया ही नहीं, ये कुछ इस तरीके से इसमें बन रहा है। तो हम बनाते हैं भाई, पहला ब्लैंक हमारा ये दे रखा है, इसको बनाने के लिए आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा, यहां से पढ़िएगा, पढ़िए, कह रहा है यहां पे आई हैव टू, वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी, आई हैड रेदर नॉट गेट इनटू इट बट द, अब मुझे बताइए वट द के बाद में क्या आएगा, तो आप देखेंगे यहां पे पर्टिनेंट आपको क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई अगर यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है तो इसके बाद यहाँ पे बन अपने आप में नाउन का काम कर रहा है, तो ये पर्टिनेंट एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आने वाला जरूर वर्ड एडवर्ब का काम करेगा, लेकिन वो क्या हो सकता है वो आपको समझना है। देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बताएंगे कि हमें क्या लगाना होगा। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेरे भाई बेटर दे रखा है, यहाँ मेरे भाई आपको बेस्ट दे रखा है, यहाँ स्ट्रांग दे रखा है, यहाँ मोर दे रखा है। अब मेरी बात को समझना, अगर मैंने बेस्ट पर्टिनेंट लगा दिया तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है उचित, पर्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है उचित, अगर कोई चीज एप्रोप्रिएट है तो वो पर्टिनेंट है अपने आप में। तो मेरे भाई बेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे, हालांकि दा लगा रखा है यहाँ पे, कई बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे लगा दें, लेकिन मेरे भाई एडजेक्टिव आपको ऑलरेडी दे रखा है, आपको उसको बस क्या करना है, थोड़ा सा मेरे भाई उसको जो है आपको एम्फेसाइज करना है। तो अब यहाँ पे मच वगैरह तो दे नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे क्या दे रखी है, पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, तो इसके लिए अगर हम इसमें मोर ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। मोर पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज, ठीक है। तो उनमें से जो ज्यादा अच्छा था, वैसे तो मैंने बहुत सारे ड्रीम देखे हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा उचित था वो क्या था, मेरे कॉलेज के बारे में था। तो मेरे भाई उनमें से बोल रहा है, इसीलिए आपको लगाना होगा मोर, मोर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी ना तो स्ट्रांग आएगा, ना बेस्ट आएगा, और ना ही यहाँ पे बेटर आएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। ये रहा सेकंड वाला। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो है ना इसकी वर्ब्स वगैरह देख लेना, यानी कि सेकंड स्टेप में मैं हमेशा कहता हूं वोकैबुलरी और ग्रामर आप चेक कर लिया करो क्लोज टेस्ट की। तो आप अगर नोटिस करोगे तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो इज दे रखा है, यहाँ हैव दे रखा है, यहाँ भी हैव दे रखा है, तो प्रेजेंट में चल रहा है। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो वर्ब भी प्रेजेंट में आएगी, लेकिन कौन सी, रियलाइज, फ्रेज, ऑफर, प्रॉमिस। तो सेकंड वाले ब्लैंक को देखते हैं भाई। सेकंड वाले ब्लैंक को अगर आप देखोगे तो ये दे रखा है, यहां से इसको पढ़ो, कह रहा है इट इज द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड आई सडनली। अब सडनली आप क्या कर सकते हैं, सडनली किसी की प्रशंसा करेंगे, प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, नहीं। सडनली किसी को ऑफर करेंगे, बिल्कुल नहीं। सडनली किसी से प्रॉमिस करेंगे, नहीं। सडनली आपको चीजें मेरे भाई क्या होती हैं, रियलाइज होती हैं। अचानक से आपको रियलाइज हुआ कि यार अगर ऐसा कर लेता तो ठीक हो जाता, तो मेरे भाई सडनली चीजों को क्या किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वाले पे। ये रहा आपका थर्ड वाला, जरा मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपका थर्ड ब्लैंक। तो अगर आप देखोगे नोटिस बढ़िया तरीके से यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। आप नोटिस करो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये थर्ड वाला ब्लैंक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से पढ़िएगा इसको, कह रहे आई वेक्ड अप पैनिक्ड माई जीपीए इन पैरल, हाउ कुड आई हैव डन दिस, वाई डू आई सो डिससेटिस्फाई माई सेल्फ। अब मुझे बताइएगा क्या होगा। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्लमसी वर्ड दे रखा है। क्लमसी का मतलब होता है मेरे भाई बेढंगे तरीके से, कोई चीज अब्सर्ड तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो नहीं बनेगा। अगर अनप्रिडिक्टेबली का मतलब अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीज जिसकी आप कल्पना ना कर पाए, वो चीजें अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। कन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है जब चीजों के बीच में ना थोड़ा सा विरोध हो, कंट्रास्ट हो, तो उस सेंस में होता है, तो ये भी नहीं होगा। वो ये बताना चाह रहा है कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं और मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट क्यों हो सकता हूं लगातार इतने समय से कि मैं कॉलेज ही नहीं जा रहा हूं बहुत समय से। तो मेरे भाई कंसिस्टेंटली इसको हम बोलेंगे, कंसिस्टेंटली बोलेंगे। अच्छा, बाकी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आप इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी जा सकते थे। ये दो वर्ड तो आंसर वैसे भी नहीं होते। अब अगर इन दो वर्ड में से अगर आप लगाते तो देखो क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है वाई डू आई सो,
अब सो यहाँ पे दे रखा है डिससेटिस्फाई, तो डिससेटिस्फाई तो अपने आप में वर्ब है ना, तो डिससेटिस्फाई वर्ब है, तो इसके लिए आपको क्या बताना होगा, एडवर्ब ही लानी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि इसको मॉडिफाई करना है। तो मेरे भाई आप वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लाते हैं। ये दो ऑप्शन पहले ही कट गए थे और इन दो में से अगर हमें चुनना पड़ता तो ये अपने आप में नाउन है और हमें यहाँ पे मेरे भाई क्या लगानी थी, एडवर्ब। तो सेकंड ऑप्शन एडवर्ब है अपने आप में, क्योंकि एल वाई लग रखा है ना एडजेक्टिव के अंदर, तो वो एडवर्ब बन जाती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ ब्लैंक नंबर 4 पे भाई। ब्लैंक नंबर 4 बताइए क्या होगा आंसर। अब इसमें अगर आप पढ़ोगे तो मेरे भाई देखो वैसे तो यहां पे खत्म हो रहा है आपका, तो संबंध विद करके शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आप कोशिश करिए कि इसको यहां से पढ़िए। तो कह रहा है देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ डिकेड संबंध विद। अब मुझे बताइए का संबंध विद क्या करेगा, तो भाई कोई भी जो है संबंध विद माई नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक करियर, तो भाई कोई भी क्या कर सकता है, दूर की नॉलेज की बात करेगा ना यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, ब्लीक का मतलब होता है सलन, ग्लूमी यानी दुखी या अंधकार के सेंस में ये मीनिंग करता है, डार्कनेस के सेंस में आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे दूरी के सेंस में हमें मीनिंग चाहिए, लेकिन ध्यान से समझना इंस्टिगेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, ये बढ़ाने के सेंस में होता है, आंसर नहीं बनेगा। डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो हमें यहाँ पे दूरी के सेंस में चाहिए तो, लेकिन डिस्टेंट वर्ड नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे रिमोट वर्ड लगाना पड़ेगा। रिमोट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मेरे भाई दूर से ही कंट्रोल कर लें या दूर से ही पता कर लें, तो वो रिमोट कर, उसके लिए रिमोट सेंस यूज किया जाता है। तो डिस्टेंट वर्ड नहीं आएगा, रिमोट आएगा यहाँ पे, रिमोट वर्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट है। हालांकि दोनों मीनिंग दूरी के ही सेंस में करते हैं। तो रिमोट नॉलेज होगी, क्या होगा मेरे भाई, रिमोट नॉलेज यानी दूर का ज्ञान, दूर का ज्ञान यानी किसी चीज के बारे में बहुत कम नॉलेज होना, तो वो रिमोट नॉलेज होती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो रिमोट नॉलेज होती है, यानी आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो भाई अंतिम क्वेश्चन, जरा करो इसका आंसर क्या होगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर करो भाई। ये रहा ब्लैंक नंबर 5। तो इसको पढ़ने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई यहाँ क्लास खत्म हो रही है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेफरेंस की जरूरत पड़े तो आप इधर उधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो कह रहा है एंड वेल डैश ऑफ व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल, और फिर कह रहा है स्कॉलेस्टिक रिगर, ठीक है, और फिर कह रहा है आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट अ कॉमन वन। ठीक है, तो मुझे ऐसा संदेह है कि जो स्कूल ड्रीम होता है, स्ट्रेस ड्रीम, ये सबके साथ होता है, ये कॉमन है भाई, बिल्कुल ये बात कॉमन ही है। आप समझो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग स्कूल का सपना देख रहे होते हैं कि हमको टीचर जी मार रहे हैं हमारे, वो सपना आता रहता है बच्चों को अक्सर, तो वो हर किसी के साथ होता है, तो ये कॉमन है, ऐसे करके वो यहाँ पे कुछ बात कहना चाह रहा है। तो मेरे भाई आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मैं क्या वर्ड लगा सकता हूँ, क्या नेवरदलेस लगाऊंगा, क्या मेरे भाई नॉट विद स्टैंडिंग लगाऊंगा, नॉट विद और स्टैंडिंग, फिर या रिगार्डलेस लगाऊंगा या इन एज मच लगाऊंगा, जरा बताइए मेरे को क्या लगाएंगे यहाँ पे। देखिए मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप इन सभी वर्ड्स के मीनिंग समझ लो। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी, तो यहाँ पे ये इसकी मीनिंग नहीं बन रही है। यहाँ पे आप बोल रहे हैं एंड वेल व्हाट मे और नॉट बी, ऐसे बोलना चाह रहे हो, तो इस केस में आपको बोलना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे और नॉट बी, मतलब इस चीज पर के अगर आप बात करें तो यहां पे आप कहना चाह रहे हैं के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि भाई जो हमने देखा वो ट्रू ही हो, सच ही हो, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिगार्डलेस वर्ड का यूज हमें करना पड़ेगा, बाकी इन एज मच भी नहीं होगा, ये अपने पास से बना रखा है, यहाँ पे ये जोड़ रखा है, लेकिन असल में ऐसे है, ये कहीं इसको एक ही वर्ड समझ लो, इन एज मच, ठीक है, ये चीजें मिक्स नहीं है, अलग अलग हैं इसमें। फिलहाल आंसर आपका क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन इसका, रिगार्डलेस। ठीक है, ध्यान में समझ में आ गई बात। चलो बहुत बढ़िया। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के होते हुए भी, तो आप इसको सेंस से कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं इसमें 5 में से, देखो वैसे 5 क्वेश्चन आपके आते हैं क्लोज टेस्ट के अंदर, एक क्लोज टेस्ट के अंदर, अगर आज के क्लोज टेस्ट में आप 4 भी स्कोर कर पाए हैं तो आप मेरी नजर में बढ़िया स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपका ये वाला गलत भी हो रहा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रख दिया जाता है जो बच्चे फंस जाते हैं उसके अंदर, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, रिगार्डलेस होगा, रिगार्डलेस होगा। ठीक है,
चलिए, तो बाकी मेरे भाई आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल, और मैं कोशिश करूँगा, आज भी मैंने कोशिश की बट हो नहीं पाई क्लास, ठीक है? टेक्निकल पर कुछ उसमें पता नहीं क्या ही हो गया है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द उसको ठीक कर लूँगा, और जैसे ही ठीक कर लूँगा मैं तुरंत आपको कम्युनिटी में जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, मैं नोटिस दे दूंगा आपको कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और क्लास आपकी लाइव होगी, और क्लास शेड्यूल भी कर दूंगा समय से पहले अगर लाइव हो जाएगी कल तो। ठीक है भाई, अगर क्लास कल लाइव हो पाएगी तो मैं पहले ही शेड्यूल कर दूंगा, जिससे कि आपको तुरंत पता लग जाए कि हाँ आज क्लास हमारी लाइव है। तो बस ये क्लास और मैनेज कर लीजिए, बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।